नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में, राजस्थान में स्थित प्रमुख पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में हम हमारी प्रीवियस क्लास के अध्ययन में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने डिस्कशन कर लिया था, हमने पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद में हमने निम्न मध्य पाषाण काल और उसके बाद हमने उच्च पूरा पाषाण काल, हमने इन तीनों पाषाण कालों के बारे में डिस्कशन कर लिया। उच्च पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर हमारे सामने हम बात कर रहे थे कि इस समय के जो औजार हैं वह कैसे हो गए हैं। हड्डियों के औजार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है मनुष्य इस समय से, और यह औजार इन औजारों को हम ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यह औजार अब ज़्यादा कारगर हो गए हैं। मनुष्य के पास अब इतना समय बच गया है कि वह अन्य कार्य भी संपन्न कर सकता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि इसी उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य के द्वारा बहुत सारी गुफाओं के अंदर शैल चित्र बनाने का काम किया गया। खासकर हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका गुफाओं के बारे में बात करते हैं। इन गुफाओं के अंदर प्राचीन मनुष्य के द्वारा अपने अस्तित्व का आभास हमें वहाँ पर दिखाई देने वाले चित्रों से हो जाता है। और ये चित्र अगर आपको कभी मौका मिले और देखने का अवसर मिले तो आप जरूर जाइएगा। इन चित्रों में उस समय के मनुष्य के कार्यों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। शिकार के दृश्य मिलते हैं, युद्ध के दृश्य मिलते हैं और जानवरों के भी दृश्य मिलते हैं। जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किस तरीके से उनके साथ संघर्ष किया जा रहा है ये भी बनाए गए हैं। क्या क्या कुछ प्रथाओं का भी मिलता है, कहीं पर बलि का भी प्रमाण इन चित्रों में मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भीमबेटका जो गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन में, वहां से भी बहुत सारे हमें पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं हम पाषाण काल के बाद जो अगला हमारा काल विभाजन है उसमें आता है मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में औजार और छोटे हो जाते हैं, माइक्रो या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इस एज के अंदर औजार हो गए हैं ज़्यादा छोटे और हो गए हैं ज़्यादा कारगर और ज़्यादातर किससे, हड्डियों से बने हुए हैं। कहीं कहीं इस समय हमें कुछ हम देखते हैं कि कुछ शिकार के जो अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। कुछ हमें ऐसी जगह भी मिलती है, खासकर हमारे राजस्थान के अंदर भी इनका एक बड़ा केंद्र हमें प्राप्त होता है। और वो केंद्र कौन सा है, वह केंद्र है हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसी की मैं बात करता हूँ। तो आज हम मध्य पाषाण कालीन स्थल जो हमारे राजस्थान में स्थित है, बागोर की बात करते हैं। अभी कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी के बनास की सहायक नदी है, कोठारी बनास की सहायक नदी के किनारे है ये बागोर स्थल जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अब हम देखते हैं अगर इन स्थलों का या हम प्राचीन पाषाण कालीन सभ्यताओं का अगर अध्ययन करते हैं तो हम मुख्यतः 4-5 पॉइंट इसके मुख्य हम जिनके द्वारा हम आसानी से इन सभ्यताओं को याद रख सकते हैं। इन पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें, पहले तो किस जगह पर स्थित है यह पाषाण स्थल है, यह हमारी जानकारी में होना चाहिए। दूसरा, किस नदी के किनारे स्थित है यह हमें पता होना चाहिए। तीसरा, इस स्थल की खोज किसने की यह पता होना चाहिए। और चौथा, इस स्थल का उत्खनन किस व्यक्ति ने किया है यह भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और पांचवा, हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होने वाली वस्तुएं। अगर देखा जाए इन सभ्यता स्थल के इन 5 बड़ी
इन 5 पॉइंटों को भी अगर हम ध्यान से समझ लें तो ये सभ्यताओं का जो आपका टॉपिक है ये बड़ी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली इनको समझने की ज़रूरत है और आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बागोर स्थल की, जो कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे, बनास की सहायक नदी के किनारे पर स्थित है, मध्य पाषाण कालीन स्थल। अब सबसे पहले अगर बात करें इस स्थल की खोज किसने की है, तो इस स्थल की खोज के लिए हम 2 व्यक्तियों के बारे में हम सुनते हैं। एक हैं V.N. मिश्र महोदय, प्रोफेसर V.N. मिश्र, और दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर L.S. लेस्निक, यह जर्मनी के निवासी हैं। इनके द्वारा 1971 ईस्वी के अंदर क्या की गई थी, इस स्थल की खोज भी किया गया था और उत्खनन भी करने का काम किया गया। तो दोनों विद्वान है V.S. मिश्र और L.S. लेस्निक, जो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इनके द्वारा इस बागोर स्थल की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी और इस खुदाई में हम देखते हैं कुछ चीज़ें भी प्राप्त हुई थी। अब इस स्थल की कुछ विशेषताएं, जैसे यह भारत का, अगर बात करें भारत के मध्यकालीन स्थलों में, मध्य पाषाणकालीन स्थलों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल है ये, पहली बात। दूसरी अगर मैं बात करूं कि इस स्थल से प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, हमें प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं इस स्थल से। और इस स्थल में क्या खास बात है, तीसरी इस स्थल में खास बात है, इसी स्थल पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कसाई खाना भी देखने को, शेल्टर हाउस, कसाई खाना भी देखने को मिलता है इस स्थल, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या हुआ है, जली हुई पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जली हुई पशुओं की क्या है, हड्डियां प्राप्त हुई है। कसाई खाना रहा होगा यहाँ पर, शेल्टर हाउस जिसको बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसी स्थल से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बागोर से। अब 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, 4 में से 2 स्त्रियां हैं, महिला हैं, 2 महिला हैं। इनमें से अगर बात करूं 2 महिलाओं में, अगर 2 महिलाओं में हम अगर गौर करें तो हम क्या पाते हैं, 2 महिलाओं में पहली की आयु कितनी है, 17 से 19 वर्ष है और दूसरी की आयु कितनी है, 40 से 42 के बीच, यानी प्रौढ़ महिला है। तो ये 4 मानव कंकाल मिले और 4 मानव कंकाल के अंदर 2 क्या है, यहाँ पर महिला हैं और दोनों में से आयु भी है, दोनों के अंदर आयु का भी ये डिफरेंस है। तो ये 4 कंकाल मिले हैं और भी खास बात मिली है। हम देखते हैं इन कंकालों के गले के अंदर गोरियों की माला है, गोरियों की माला पहन रखी है इन्होंने, और कितनी है, 26 इसके अंदर कुछ क्या है, पत्थर लगे हुए हैं। क्या बेसिकली है, अगर देखा जाए तो पत्थर प्लस हड्डी, पत्थर, आधे पत्थर है इसमें और आधी हड्डी है। क्या है, ये माला है, महिलाओं के द्वारा क्या है, ये माला पहन रखी है, जिसके अंदर क्या है, गोरियों की ये माला है और जिसके अंदर क्या है, 26 इसके अंदर जो पत्थर हुआ और हड्डियां हैं, और इस तरीके से ये माला इन महिलाओं के द्वारा पहनी गई है। और अगर खास बात अगर मैं देखूं तो औजार, हमें इस समय के अगर हम बात करें औजार कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर जो औजार है बेसिकली क्या है, चेल्से
चैल्सियडिनी पत्थर का प्रकार है। चैल्सियडिनी फर्स्ट, सबसे ज़्यादा चैल्सियडिनी के पत्थर हैं। फिर क्वार्टर्स के पत्थर हैं, और फिर किसके हैं, चार्ट के पत्थर हैं। ये 3 तरह के पत्थर यहाँ पर क्या है, बने हुए औजार, इनके द्वारा प्रयोग में लिए जाने का काम किया गया था। अब एक और ख़ास बात भी है, इस स्थल से हम अगर बात करें तो इस स्थल में 3 तरह की खुदाई हुई है। स्तर बड़ा ये प्रश्न पूछा गया है। हम देखते हैं अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के अंदर ये प्रश्न था कि कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों में हुई। अब कालीबंगा की खुदाई 5 स्तरों में हुई है, लेकिन यहाँ पर किन कालों के प्रमाण, 3 कालों के प्रमाण मिलते हैं। 3 कालों की हमें अगर देखा जाए तो, जैसे पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों टाइम ड्यूरेशन का क्या मिलता है, यहाँ पर हमें प्रमाण मिलता है। कहाँ पर, कालीबंगा में। लेकिन खुदाई कितने स्तरों में हुई है, 5 स्तरों में हुई। ये सारी की सारी बात मैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को ये क्लियर करूँगा कालीबंगा के बारे में। अभी बात करते हैं बागोर के बारे में। तो यहाँ पर कितने स्तरों में, 3 स्तरों में खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है 3 स्तरों में। अब 3 स्तरों में पहले स्तर के अंदर अगर देखूं तो क्या मिलता है, पत्थर मिलते हैं, और ख़ासकर यहाँ पर कौन से पत्थरों के औजार मिलते हैं, जो अभी मैंने बात की थी, चैल्सियडिनी वगैरह पत्थर मिलते हैं। दूसरे हमें यहाँ पर ताम्रकालीन टाइम ड्यूरेशन के अवशेष मिलते हैं। और चौथा, इसके और भी बाद के क्या है, हमें यहाँ पर प्रमाण मृदभांड मिलते हैं यहाँ पर। तो ये 3 स्तरों की यहाँ पर क्या है, खुदाई की गई है, और जिसके अंदर क्या है, ये 3 विशेषताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं तो बागोर के अंदर हमें क्या मिलता है, बागोर के अंदर हमें देखा जाए तो 5 हमें क्या मिलता है, तांबे के औजार मिलते हैं। तांबे के औजार या हथियार मिलते हैं। इनके अंदर एक तो है भाला और 3 है बाण। एक और भी है, लेकिन इनमें प्रमुख कौन सा, एक भाला है और 3 क्या है, इसमें बाण है, और तांबे के बने हुए हैं कौन से, ये औजार जो बागोर में स्थित है। तो इस तरीके से यह क्या है, मध्य पाषाणकालीन बड़ा स्थल माना जाता है, जिसके अंदर क्या प्रमाण मिले हैं, हमें प्रमाण मिले हैं यह सभी, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे सामने आते हैं इस समय। ये सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी। BN मिश्र साहब और LS लेस्निक जो जर्मनी के विद्वान हैं, इनके द्वारा इसकी क्या की गई, खोज किया गया और उत्खनन करने का काम भी किया गया। क्या प्रमुख चीज़ें मिली, भारत के अंदर मध्य पाषाणकालीन सबसे बड़ा स्थल, प्राचीन पशुपालन का यहाँ प्रमाण मिलता है। कसाई खाना, जली हुई पशु की हड्डियाँ मिलती है। और ये प्रश्न आ चुका है कि प्राचीन पशुपालन प्रणाली का क्या है, हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है, या प्राचीन पशुपालन का जो है शुरुआती दौर क्या है, हमें देखने को कहाँ मिलता है, बागोर में मिलता है। उसके बाद कसाई खाना, शेल्टर हाउस, जली हुई पशु की लकड़ियाँ, पशु की हड्डियाँ मिलती हैं। 4 मानव कंकाल भी मिलते हैं यहाँ पर प्राप्त, जिनमें से 2 का महिला है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यह कुछ प्रमुख अगर मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाण काल के बाद में हम देखते हैं नव पाषाण काल का टाइम आता है, और नव पाषाण काल के साथ ही आगे चलकर कौन सा, ताम्र पाषाणी काल भी प्रारंभ हो जाता है। अब इस समय के मध्य पाषाण काल और हम देखते हैं उत्तर पूर्व पाषाण काल के समय, मैंने अभी बात की थी कि अब मनुष्य को टाइम मिल गया है कि वो क्या कर सकता है, चित्र या अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो इन विचारों को प्रकट करने का काम किया उसने किसमें, इन शैल चित्र या शैल गुफाओं के अंदर। हमें गुफाओं के अंदर ये शैल चित्र मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ से ये शैल चित्र मिले हैं। अगर बात करें उन शैल चित्रों की तो ये हैं कुछ प्रमुख।
अगर इन शैल चित्रों की मैं बात करूं तो हमारे सामने सबसे पहले देखिए, अगर शैल चित्रों में देखें तो अलवर के अंदर है डड्डीकर, भानगढ़, डिगरिया और हरसोरा। ये जो जगह हैं यहाँ पर क्या मिली है, हमें शैल चित्र देखने को मिलता है, जो कहाँ से, पाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान के अंदर मिलते हैं ये कौन से प्रमुख स्थल। आगे अगर बात करूं तो दूसरा आता है कोटा। कोटा के अंदर आलनिया, भानपुरा, तिपटिया और इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ से तो हमने देखा ही था कि हैकेट महोदय के द्वारा यहीं से हैंड एक्स हस्त कुटार प्राप्त की गई थी, जयपुर से और इंद्रगढ़ से। तो ये इंद्रगढ़ कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है ये इंद्रगढ़, जहाँ से ये प्राप्त की गई। यहीं के एक विद्वान है डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव। डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव, जगत नारायण श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तव। अब इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा 1998 के अंदर डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव के द्वारा कहाँ पर, आलनिया, भानपुरा और तिपटिया, यहीं पर क्या किया गया है, इन जगहों के अंदर, कंदराओं के अंदर इनके द्वारा शैल चित्रों को खोजा गया है। तो इन जगहों पर भी क्या मिलते हैं, प्राचीन कालीन शैल चित्र मिलते हैं। कहाँ पर, कोटा के अंदर। भरतपुर के अंदर मैं बात करूं तो भरतपुर के अंदर दर और नोह, कल मैंने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर भरतपुर के अंदर मैंने नोह लिखा है, वहां पर दर की जगह है जहां पर हमें क्या मिला है, व्याघ्र, सूर्य और इनके चित्रांकन मिले हैं। कहां पर मिले हैं, गुफाओं के अंदर, भरतपुर के अंदर स्थित है वो। भीलवाड़ा के अंदर अगर बात करूं तो बांका गांव और बागोर, अभी रिसेंटली हमने बात की थी बागोर के अंदर, यहाँ पर भी क्या मिला है हमें, यहाँ पर भी हमें शैल चित्र देखने को मिला है। अगले अगर शैल चित्र की मैं बात करूं तो शैल चित्र मिलते हैं हमें कहाँ, जयपुर के बैराट के अंदर मिलते हैं। और बूंदी में अगर बात करूं तो बूंदी में गरदड़ा, छाजा नदी के किनारे पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग का भी प्रमाण मिलता है यहीं पर हमें। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं, इन स्थानों पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो सोहनपुरा सीकर के अंदर भी हमें शैल चित्र मिले हैं, जो पाषाणकालीन स्थल है। चंद्रावती झालावाड़ के अंदर भी हमें क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले। सोजत व धनेरी पाली के अंदर भी क्या मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं। बूंदी के अंदर, बूंदी के विद्वान है ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा साहब के द्वारा क्या किया गया है, 35 किलोमीटर का एरिया है। 35 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा बात करूं बूंदी के अंदर, बूंदी और भीलवाड़ा के बीच, भीलवाड़ा के बीच विद्वान है ओम प्रकाश शर्मा साहब, ओम प्रकाश शर्मा। इनके द्वारा क्या किया गया, 35 किमी के इस एरिया के अंदर 3 नदियां आ जाती हैं। यहाँ पर 3 नदियां हैं यहाँ पर। हम्म 3 नदियों के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, एक का नाम है रीवा, दूसरी का नाम है मांगली और तीसरी का नाम है घोड़ा पछाड़ नदी। तो ये 3 नदियां आ जाती है। इन 3 नदियों के कंगारों के अंदर ये एरिया कौन सा आता है, इसके अंदर 20 किमी तो आता है बूंदी का और 15 किमी एरिया आता है भीलवाड़ा का। तो इस पूरे 35 किमी एरिया के अंदर इन्होंने क्या ढूंढ लिया है, पाषाण कालीन इन्होंने शैल चित्र ढूंढने का काम किया है ओम प्रकाश शर्मा साहब के द्वारा। तो ये एक हमारे सामने तथ्य आता है, बूंदी के विद्वान है ओम प्रकाश शर्मा, जिनके द्वारा क्या है, इन 3 नदियों के घाटियों के अंदर, कंगराओं के अंदर पाषाण कालीन क्या है, शैल चित्र ढूंढने का काम किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो
इस तरीके से और भी बहुत सारे स्थल हैं जो राजस्थान के अंदर हमें पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद हमारे सामने नवपाषाण काल आता है और नवपाषाण काल के साथ ही जुड़ा हुआ है मनुष्य के द्वारा इस समय सबसे पहले जिस धातु की खोज की जाती है वह धातु है तांबा। तो इस समय सबसे पहले हमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे राजस्थान के अंदर भी स्थल है जो ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वहाँ से हमारे पास अमूल्य धरोहर, अमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है जो उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाती है। इन्हीं के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ स्थलों की अगर हमारे सामने आते हैं तो हम बात करते हैं कुछ ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं। ताम्रयुगीन सभ्यताएं राजस्थान के अंदर, मैंने सभी को इसमें नहीं लिखा है, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं और राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात कर रहा हूं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर सबसे पहली अगर कोई सभ्यता आती है तो वो आती है सीकर की, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता आती है। उसके बाद अगर बात करें तो आहड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, बालाथल, उदयपुर, ओजिहाना, बदनौर, भीलवाड़ा, लछूरा, भीलवाड़ा के अंदर धौली मगरा, ये रिसेंटली खोजा गया प्लेस है जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, उदयपुर में स्थित है। इसी तरीके से एक और भी बहुत सारे स्थल हैं, मैंने कुछ को ही क्या है इसमें इंक्लूड किया है, बाकी आप बड़ी आसानी से स्थलों को और उनके शहर के नाम के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी है। मलाह जगह है भरतपुर के अंदर जहाँ पर बड़ी मात्रा में तांबे के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर हमें हारपून व तलवारें प्राप्त हुई है और बड़ी संख्या में तांबे के हथियार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? भरतपुर। तो ये भी एक बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जिनसे क्या है ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। इन्हीं प्रमुख स्थलों में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्थल है गणेश्वर सभ्यता, ताम्र पाषाणिक स्थल। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास में आता है ताम्र पाषाणिक स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर, अब इस स्थल की अगर मैं बात करूं गणेश्वर की तो कहाँ स्थित है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। और सीकर से कितना, सीकर से अगर देखा जाए इस शहर से 8 किमी लगभग है ना दूर स्थित है। कहाँ? यह गणेश्वर नामक गांव, और यहीं पर स्थित है ताम्र पाषाणिक स्थल जो क्या है ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना गया और सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। अगर बात करें गणेश्वर की तो इस स्थल की खोज करने का काम किया है एक व्यक्ति ने जिनका नाम है, सबसे पहले अगर सबसे पहले किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदी देख लेते हैं। नदी है ये कांतली, कांतली नदी के किनारे हैं। दूसरा खोज करने वाला कौन है? खोज और उत्खनन करने वाला अगर देखें तो 1972 ईस्वी के लगभग विद्वान है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस स्थल की खोज की है। बाद में इनके साथ डॉक्टर विजय कुमार हैं। डॉक्टर विजय कुमार भी इनके साथ क्या है खुदाई में सम्मिलित हो जाते हैं। अब इनके द्वारा क्या किया गया था हम देखते हैं 1972 से 77 के बीच क्या किए गए थे, इस स्थल की खुदाई की गई थी। और इस स्थल की जब खुदाई की गई तो बहुत सारी हमें जानकारियां प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुई? ये थी गणेश्वर स्थल के अंदर हम देखें अगर यहाँ पर प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुएं या प्राप्त होने वाले जो स्थल है वो ये हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या है घर। अगर बात करूँ मैं, घर किससे बने हैं? पत्थर से बने। ज़्यादातर स्थलों पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया। यह ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ पर घर पत्थर से बने हैं। दूसरा बांध, पत्थरों से क्या बना है? बांध का अवशेष भी मिलता हमें। बांध बना है पत्थर से। अब जब बांध बना है तो बांध में क्या किया जाता होगा? मछली भी पकड़ी जाती थी। तो मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ पर। मछली पकड़ने के
कांटे मिले हैं। और अगर खास बात बताऊं इनकी, तो यहाँ पर हमें तांबे की निधियाँ, बहुत ज़्यादा तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। तांबे के औजार व हथियार प्राप्त हुए हैं, हथियार प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करूं यहाँ पर, इनके साथ साथ यहाँ पर हमें मिलते हैं, देखिए तलवार हमें देखने को मिलता है, भाला, तीर या बाण, हारपून, और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं मिलती है यहाँ पर तांबे की। और क्या मिलता है यहाँ हमें? तांबे की पिन मिलती है, एक तांबे की पिन, खासकर जो महिलाएं बालों में लगाती है ऐसी पिन मिलती। और इतनी तादाद में मिली, इससे ये अनुमान लगाते हैं कि इसका क्या किया जाता होगा, निर्यात किया जाता होगा। इस पिन का निर्यात कहाँ किया जाता होगा? बेसिकली हड़प्पा और एशिया के अन्य भागों में क्या किया जाता होगा, इसका व्यापार किया जाता होगा। तो यह जानकारी मिलती है हमें यहाँ से। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, कि हमें क्या मिला यहाँ से? घर बने हैं, पत्थर के बने हुए हैं, ये मिलते हैं घर यहाँ पर, बांध पत्थर के, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, मछली पालन शिकार यहाँ के लोगों का काम रहा होगा। तांबे औजार और हथियार प्राप्त होते हैं, तांबे की बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए हैं। अलवर, तलवार, भाला, बाण, हारपून, बहुत से वस्तुएं, तांबे की पिन निर्यात की जाती होगी, ये वस्तुएं मिली है सारी की सारी। और अगर मैं बात करूं गणेश्वर के अंदर, अब यहाँ पर जो हमें मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यह मृद भांड बेसिकली लाल कलर के हैं और इनके ऊपर क्या है, काली व गेरुआ रंग की क्या की है, चित्रकारी की गई है। इनके ऊपर चित्रकारी करने का काम किया गया है। बर्तन कैसे हैं, मृदभांड कैसे हैं, लाल कलर के हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है, काले व गेरुआ रंग की क्या है, चित्रकारी करने के प्रमाण मिलते हैं इन बर्तनों के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं, इस स्थल से 3 टाइम ड्यूरेशन का हमें पता चलता है। पहला है 4000 BC। अगर 4000 BC की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है, स्फटिक पत्थर मिलता है। स्फटिक पत्थर, वो पत्थर से बने हुए औजार मिलते हैं 4000 BC के लगभग। दूसरा टाइम पीरियड है 2800 BC का। यहाँ पर हमें ताम्र वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तांबे की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आगे चलकर अगर मैं बात करूं 2000 BC के अंदर, यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांड, यही लाल मृदभांड या कर्पश वर्णी मृदभांड भी प्राप्त होते हैं यहाँ पर से। तो ये कुछ गणेश्वर की कुछ विशेषताएं जो हमें क्या है, बड़े आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं कि मृदभांड यहाँ पर हमें लाल प्राप्त हुए, समय 4000 BC का स्फटिक प्राप्त हुए, 2800 BC में ताम्र वस्तुएं, और 2000 BC के अंदर यहाँ पर क्या हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये गणेश्वर स्थल। हाँ, अब एक और बात आती है यहाँ पर, डॉक्टर विजय कुमार ने ही कार्बन 14 पद्धति के द्वारा या प्रणाली के द्वारा समय निर्धारण किया। इस सभ्यता का समय का अनुमान लगाया, इन्होंने अनुमान लगाया। और क्या बताया इन्होंने? बताया कि जितने भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन या सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अभी ज्ञात जितने भी स्थल हैं उनके अंदर गणेश्वर सभ्यता है। इसीलिए इसे ताम्र पाषाणिक
संस्कृति की जननी कहा है इन्होंने, विजय कुमार महोदय ने किया है, जननी कहा है इन्होंने। और इसे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का पुष्कर भी कहा है। पुष्कर भी कहा है, किसी कहा है पुष्कर? गणेश्वर को कहा है। कौन कहने वाले? डॉक्टर विजय कुमार, जिनके द्वारा बताया गया है क्या है, समय का अनुमान भी इन्होंने लगाया कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जननी भी कहा। ताम्र पाषाण संस्कृति का पुष्कर भी किसको बोला जाता है? गणेश्वर सभ्यता को बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने इस ताम्र पाषाणिक प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम आगे बात करें तो इसी तरह का ताम्र पाषाणिक स्थल हमें उदयपुर के नज़दीक प्राप्त होता है। और यह स्थल है, अगला हमारा स्थल है आहड़। आहड़, इसको प्राचीन समय यानी 11वीं शताब्दी के लगभग अघाटपुर भी बोला जाता था। इसी स्थल को ताम्रवती भी इसी स्थल को बोला गया, ताम्रवती। ताम्र नगरी भी इसी को बोला गया है। और अगर मैं बात करूं धूलकोट भी इसे ही बोला गया है। किसे बोला गया है? अघाटपुर, आहड़ को ही क्या बोला गया है? धूलकोट बोला गया है। अब अगर हम बात करें तो यह स्थल कहाँ? उदयपुर के नज़दीक स्थित है। उदयपुर। नदी कौन सी है? प्रश्न पहला यही आता है। तो यहाँ पर नदी है आयड़ नदी। आयड़ नदी। आयड़ नदी के किनारे पर क्या है? एक बड़ा सा टीला बना हुआ है। इसीलिए इस टीले को क्या है? टीले पर धूल जमा है सारी से, इसीलिए इसको धूलकोट भी बोला गया है। तो आप लोग याद रखना, धूलकोट किसे बोला गया है? आहड़ को ही धूलकोट बोला गया है। अब इसको महासतिया भी बोला जाता है। महासतिया। अब महासतिया क्यों बोला गया? क्योंकि आहड़ से हमें क्या है, बहुत सारे क्या है, कंकाल प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे मृतकों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे मृतकों के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस स्थल को क्या बोला गया है? महासतिया भी बोला गया है। ठीक है। जिस तरीके से मृतकों का टीला किसे बोला गया है? मोहनजोदड़ो को बोला गया है। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर अगर मृतकों का टीला किसे बोला गया है? धूलकोट, आहड़ को ही बोला गया है। ये अघाटपुर 11वीं व 12वीं शताब्दी में जाना जाता था। 11वीं व 12वीं शताब्दी में ये अघाटपुर एक बड़ा संपन्न कस्बा था। अब अगर आगे बात करें यहाँ पर तो इस नदी के किनारे स्थित है कौन सा? धूलकोट नदी हो गई। अब खोज करने वाला कौन? अगर खोज और उत्खनन की बात करें तो इस स्थल का उत्खनन क्या है? सर्वाधिक हुआ है। और सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो आहड़ का उत्खनन, आहड़ उत्खनन की बात करूं मैं तो आहड़ के उत्खनन के अंदर आते हैं हम 3 टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं। 1953, 1956 और 1961। ये 3 टाइम ड्यूरेशन आ जाते हैं आहड़ के अंदर। अगर बात करें हम सर्वप्रथम यहाँ पर खोज करने का काम किया है तो वो किया है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास, A.K. व्यास ने। उनके बाद अगर हम देखें तो इस स्थल के अंदर क्या है, आगे जाकर क्या है, और भी कुछ विद्वान इसके अंदर जुड़ जाते हैं और बाद में इसके साथ जुड़ जाते हैं। हम देखते हैं R.C. अग्रवाल साहब के द्वारा भी क्या किया जाता है, यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। R.C. अग्रवाल।
आरसी अग्रवाल साहब के जब बाद उत्खनन करने के बाद अगर और किसी ने किया है तो इस समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्खनन हुआ। यहाँ पर आते हैं VN मिश्र साहब, और इनके साथ आते हैं HD सौकलिया साहब। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्खनन होता है। यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा भी 2 और विद्वानों को अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो हैं विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार साहब हैं, और हम देखते हैं कौन, PC चक्रवर्ती साहब को भी क्या है इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हम देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि आहड़ में सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। किनके द्वारा सर्वाधिक उत्खनन भी किया गया है? HD साकलिया साहब के द्वारा। यही वजह है कि HD साकलिया साहब ने ही इसको क्या बोला, बनास संस्कृति बोला। बनास संस्कृति नाम देने का काम किसने किया है? HD साकलिया साहब ने किया है इसे। तो इस तरीके से ये इसका उत्खनन बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? आहड़ के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि आहड़ के अंदर कौन से अगर स्थल या कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो उनके अंदर हम देख लेते हैं। आहड़ के अंदर भी हम देखते हैं 3 स्तर है, खुदाई के स्तर 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर के अंदर अगर बात करें तो प्रथम स्तर के अंदर यहाँ पर भी क्या है, हमें जाहिर सी बात है पत्थर ही मिलते हैं। दूसरे स्थल के अंदर हमें तीनों चीजें मिलती है, ताम्र, कांसा और लोहा। और थर्ड वाले के अंदर हमें यहाँ पर भी मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर भी मर्दभांड कौन से हैं? यहाँ मर्दभांड लाल व काले हैं, लाल व काले मर्दभांड हैं। अब इस स्थल से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। आहड़ म्यूजियम बना हुआ है, कभी आपको अवसर मिले तो आप जरूर जाइएगा, देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं संग्रहित है और हमारे उत्खननकर्ताओं को बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई जो बहुत ही उपयोगी वस्तुएं। आज से हम देखते हैं कि कम से कम 5000 साल से पहले की जो वस्तुएं किस तरीके से उनके जीवन अगर हम देखें तो इन वस्तुओं को देखकर क्या है, हम थोड़ा सा तो अनुमान लगा ही सकते हैं। किसी ने मेरे से एक बार प्रश्न किया था कि क्या उस समय की वस्तुएं आज भी हम प्रयोग करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, हम पानी का घड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो उस व्यक्ति ने मुझे ये तर्क दिया कि पानी के घड़े में तो अनाज रखते होंगे। अब अनाज रखने के लिए क्या है, एक घड़े अनाज से आपका काम चल जाएगा क्या? और मान के चलिए पहले का व्यक्ति शारीरिक इतना श्रम करता था, क्या उसके लिए एक घड़ा अनाज काफ़ी था क्या? तो जाहिर सी बात है, और एक घड़े से पूरे घर के अंदर काम चल जाता था क्या? तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हम जिनको हम तर्क के आधार पर सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है पानी पीने का घड़ा उस समय से चलता आ रहा है तो वो पानी के लिए ही प्रयोग किया जाता होगा। हाँ, अनाज के लिए भी प्रयोग किए जाते थे, लेकिन उनके लिए क्या है, बड़े घड़ों का इस्तेमाल, घड़े नहीं बोल सकते, उनके लिए एक अलग तरह के क्या बर्तन बनते थे जो काफ़ी बड़े थे, जिनके अंदर कम से कम 1 आधा क्विंटल क्या है उसके अंदर अनाज रख सकते थे। आज भी अगर हम जाएं तो पुराने गाँव के अंदर आप देख लेना, अनाज के संग्रह के लिए आज भी कोठार बने हुए हैं जहाँ पर कम से कम हम देखेंगे 20 क्विंटल से ज़्यादा अनाज आज भी लोग क्या है अपने पास घरों में सुरक्षित रखते हैं, ताकि क्या है इमरजेंसी के समय क्या है उनका प्रयोग कर सकें। जाहिर सी बात है अभी कुछ ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोरोना महामारी गई है और इसने सबको याद दिला दिया है कि इमरजेंसी में भी स्टॉक रख के चलना जरूरी होता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिले, मृदभांड। अब मैं यहाँ की वस्तुओं के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो प्रमुख वस्तुओं के अंदर हमें आहड़ के अंदर देखो यहाँ मिलते हैं हमें सबसे पहले बात करेंगे घर। आहड़ के अंदर जो घर बने हैं इनकी नींव किसकी है, पत्थर की है, और पत्थर भी कैसा है, काला पत्थर।
अब काला पत्थर यहाँ आसपास के एरिया में आहड़ के अंदर मिलता है, तो इसलिए नींव किससे है? पत्थर से डाली हुई है। अब बाकी ऊपर का घर किससे बना है? ईंटों से बना है। और ये ईंटें भी कैसी है? जिनको धूप में पकाया गया है, धूप में पकाया गया है इन ईंटों को, खास बात है यहाँ पर। और अब घर के अंदर फर्श भी मिलता है हमें, और ये फर्श भी क्या है? मिट्टी का फर्श है। खास बात क्या है? मिट्टी के फर्श में भी पीली मिट्टी और यूज़ की गई है। इसके साथ पीली मिट्टी भी क्या की गई है? प्रयोग में की गई है। चिकनी मिट्टी है पीली, जिसका इस्तेमाल किया गया है घर के अंदर फर्श के लिए। अब और अगर बात करूं तो घर कैसे मिले हैं? आयताकार मिले हैं। और क्या मिले? बड़े मिले हैं आकार में। छोटे घर नहीं है साहब, बड़े आकार के अंदर घर है। और सबसे बड़ी खास बात, इन घरों के अंदर जो चूल्हे हैं वह चूल्हे कैसे हैं? 2, 3 और 6 की क्वांटिटी के अंदर है। यानी किसी किसी घर में 2 चूल्हे बने, किसी किसी घर में 3, किसी किसी में 6। तो ये क्या दिखाता है? ये हमें ये बताता है कि इस समय के लोग संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंदर रहते थे। संयुक्त परिवार के अंदर रहते थे इस समय के लोग। अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आज समाज के अंदर अभी भी हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर अभी ट्रेंड चेंज होता था। अब एक बात तो यहाँ पर आ गई, क्या आई है कि चूल्हे मिले कितने, जो किसको दिखाते हैं? संयुक्त पारिवारिक सिस्टम को यहाँ पर आहड़ में हमें दिखाते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इस समय कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं आहड़ में। कृषि में हमें यहाँ पर मिला है चावल, और चावल भी ऐरा गैरा नहीं, उच्च कोटि का चावल की किस्म मिली यहाँ पर कृषि के अंदर। कहाँ पर? आहड़ के अंदर। आहड़ के अंदर हमें प्राप्त होती हैं 26 प्रकार के मणियों की माला। मणि प्राप्त हुए हैं, मणियाँ प्राप्त हुए हैं 26 प्रकार के। और धूप दानियाँ भी प्राप्त हुई है। धूप दानियाँ, अरे गांव में आज भी हम देखते हैं जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर अगरबत्ती करने के लिए इस तरह का कुछ बना होता है, जिसके अंदर इस तरह का छेद होता है जिसमें अगरबत्तियाँ लगाई जाती। गांव में कहीं कहीं लकड़ी का बना होता है, आज भी होता है लोहे का। इसी को धूप दानियाँ बोला गया है यहाँ पर। और क्या मिला है आहड़ में? और आहड़ में हमें मिलते हैं एक महिला की मूर्ति मिली है, स्त्री मूर्ति है जो आधी है, यानी आधी खंडित है। महिला की मूर्ति मिली है मिट्टी की, जो है आधी है। एक और ख़ास बात है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बैल की भी मूर्ति मिली है, मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है। इसी बैल की मूर्ति को बनासियन बुल बोला गया है। बुल बोला गया है। बनासियन बुल बोला गया है। तो इस तरीके की वस्तुएं मिली है। कहाँ से? और भी मिली यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या है, 6 तो सिक्के मिले हैं तांबे के, ये बाद के टाइम ड्यूरेशन के होंगे। तांबे के सिक्के मिले हैं 6, और 3 मोहर मिली है। 3 मोहर मिली है 6 तांबे के। अब एक पर क्या है, त्रिशूल का निशान है, और एक पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन हुआ है। अब यूनानी देवता अपोलो यहाँ कहाँ से आ गए, एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका व्यापार होता था विदेशों में।
इनके यहाँ जो भी वस्तुएं बन रही होगी उनका व्यापार कहाँ होता था? विदेशों में होता। इसीलिए विदेशों से क्या आई है? ये मोहर और तांबे के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जो इनका विदेशी व्यापार को हमारे सामने दिखाने का काम करता है कि आहड़ वासियों का व्यापार कहाँ था? विदेशों में। और कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से तो था ही था, सिंधु घाटी के लोगों से संबंध बिल्कुल था इन लोगों का, और इनके द्वारा बहुत सी चीज़ें बनाकर उनको निर्यात की जाती थी। और बात करूं यहाँ पर, यहाँ हमें 5 तांबे की भट्टियाँ मिली हैं, तांबे की भट्टियाँ भी मिली हैं यहाँ पर 5। तांबे की भट्टियाँ मिल गई साहब 5 यहाँ पर आहड़ के अंदर। और क्या मिला है? आटा पीसने की या गेहूं पीसने की, आटा पीसने की चक्की मिली यहाँ पर। गांव में अब तो नहीं है, पुराने समय में थी। हाथ में एक मिट्टी, जिसके अंदर क्या है, महिलाओं के द्वारा क्या है कि रोज़ क्या है सुबह जल्दी उठकर क्या है, यह गेहूं था उसको पीसने का काम किया जाता था और फिर क्या खाना बनाया जाता था। तो काफ़ी चैलेंज था पुरानी जो पहले के समय की महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से आटा पीसने की चक्की भी मिली है कहाँ पर? आहड़ के अंदर। और भी कुछ, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आहड़ के अंदर ही मैं अभी बात कर रहा था, अनाज के बड़े क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। यह कुछ यूं इस साइज़ के होंगे ये बर्तन, नीचे से बेस बड़ा। इनको बोला जाता था गोरे या कोठे, ये बोला जाता था। अनाज के बड़े बर्तन मिले, लाल कलर के अंदर हैं, लाल रंग में। आहड़ म्यूजियम में आपको देखने को भी मिल जाएंगे। क्या थे? अनाज के बर्तन, जिनको क्या बोला गया है? गोरे व कोठे, लाल रंग के हैं। और भी मिला यहाँ पर। यहाँ क्या है, हम देखते हैं पानी पीने के बर्तन भी मिले हैं, जो बिना हैंडल के हैं, है ना। पानी पीने के बर्तन मिले हैं जिनके हत्थे नहीं हैं, बिना हत्थे के पानी पीने के बर्तन भी प्राप्त होते हैं आहड़ में। फिर बाद के अंदर हम आगे जाकर आहड़ के अंदर लोहे के प्रमाण भी प्राप्त करते हैं हम। और बाद में हम देखते हैं किसी प्राकृतिक, एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बता दूं, आहड़ के लोगों के द्वारा हम देखते हैं चक्रकूप पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था घरों के अंदर पानी के लिए। और यही बात है कि आगे चलकर हमें क्या है, गिलूंड व भगवानपुर नामक स्थानों की जो बस्तियां हैं, उनको देखने से लगता है कि आहड़ के ही निवासी क्या है, आगे जाकर इन स्थानों पर क्या रहे होंगे, बस गए होंगे। ये प्रमाण हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से हमने आहड़ सभ्यता की कुछ प्रमुख बातें और यहाँ पर मिलने वाली जो वस्तुएं हैं
उनके बारे में जाना। अब इसी तरीके से कुछ और भी स्थल हैं जिनके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने वो स्थल हैं, गिलूंड आ जाता है। गिलूंड है, बालाथल स्थल है, ओजियाना है, लाछोरा है और धौली मगरा, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ये दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। और कौन सी नदी? कोठारी नदी के ऊपर क्या है, ये दोनों स्थल स्थित हैं। और किन के द्वारा खोजा गया था? तो लाछोरा जो स्थल है यह 1998 के अंदर B.R. मीना के द्वारा क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। और ओजियाना की खोज ये भी B.R. मीना के द्वारा हुई, यह 2000 ईस्वी के अंदर हुई है। B.R. मीना के द्वारा इस स्थल की क्या की गई थी, खोज किया गया था, उत्खनन करने का काम किया गया था। अब अगर मैं बात करूं गिलूंड और बालाथल की, स्थल आता है गिलूंड। नदी कौन सी है? बनास। इस स्थल की अगर मैं बात करूं तो इस स्थल की खोज हमारे सामने आते हैं, दो विद्वान हैं यहाँ पर। एक है V.S. शिंदे, यह है पूना विश्वविद्यालय के विद्वान हैं। पूना विश्वविद्यालय के विद्वान हैं V.S. शिंदे। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं पेंसिल्वेनिया के विद्वान हैं ग्रेगरी पोसाल। इनके द्वारा क्या है, इस स्थल की खोज की गई है। अब अगर इस स्थल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर भी हमें तांबे के बहुत सारे औजार मिलते हैं और ताम्र निधियाँ प्राप्त होती हैं। और टाइम ड्यूरेशन इनका लगभग हमें यह मिलता है ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व। यहाँ पर कुछ हमें तांबे की और भी कुछ खासकर जो वस्तुएं जो हमें कहाँ पर मिलती है, आहड़ के अंदर मिलती है, वही यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर घरों के अंदर थोड़ा बड़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बड़े आयताकार घर बनाते हैं यहाँ के लोग। तो इस तरीके से ये हम गिलूंड के बारे में बात करते हैं, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सा? यह स्थल है। तो यह इस स्थल की बात हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट हमारे सामने आता है बालाथल। बालाथल उदयपुर के अंदर स्थित है। अब इस स्थल की अगर खास बात करें तो इस स्थल में यहाँ पर क्या मिले हैं? 11 कमरे मिले हैं हमें, जिनको देखने से ऐसे लगता है कि वो कोई दुर्ग रहा होगा, यानी दुर्ग के अवशेष मिले हैं यहाँ पर हमें। यहीं पर हमें लोहे की 5 भट्टियां भी मिली हैं। लोहे की 5 क्या मिली यहाँ पर? भट्टियां मिली हैं। अच्छा, इस स्थल की खोज अगर मैं बात करूं तो 1962-63 और बाद में 1993 के अंदर हम देखते हैं V.N. मिश्र साहब के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ का उत्खनन किया गया है। इस स्थल के उत्खनन करने का काम किया गया। तो ये बालाथल स्थल है जहाँ पर हमें क्या है, ये चीज़ें मिली हैं। ताम्र निधियम भी प्राप्त हुई है और यहाँ पर हमें लोहे की 5 भट्टियां भी मिली है जो उदयपुर में स्थित है। तो ये बात हो गई हमारी किन के बारे में? गणेश्वर सभ्यता के बारे में हो गई, आहड़ सभ्यता, गिलूंड,
राजसमंद, बालाथल, उदयपुर, उजियाना, बदनौर, भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी के, लाचौरा भी भीलवाड़ा के अंदर, धौली मगरा जो वर्तमान के अंदर स्थल प्राप्त हुआ है उदयपुर के अंदर स्थित है। और भी इस सभ्यता के स्थल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उन स्थलों को आप केवल स्थल व जिले के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने आज कंप्लीट हो जाती है हमारी कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हो जाती, जिनमें से मैंने मुख्य मुख्य की बातें आप लोगों को हमारी इस डिस्कशन में जो मुझे लगता है मैंने कवर कर ली है। आगे अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में, और इस कांस्य युगीन सभ्यता के साथ ही हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यह हमारी आने वाली क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।